नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू डेली एनालिसिस में। आज डेट है 8 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस एडिटोरियल का और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगी। हम एडिटोरियल में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को देखेंगे जो आपकी जीडी एज वेल एज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप कहीं भी इंटरव्यूज़ में स्टेट कर सकते हैं और उसके साथ ही आपके किसी भी डिस्कशन को बहुत इफेक्टिव बनाएगा। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो प्योरली हिंदी में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला पोस्टर आज के न्यूज़पेपर में आया है वो आया है इंटरनेशनल वुमेंस डे के रिगार्डिंग। अब देखिए ये पोस्टर कितना अच्छा है। आज डेट है 8 मार्च और इसको रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ दिखाया गया है किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने वुमेन एम्पावरमेंट किया हुआ है। एक यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वुमेन ऑफिसर दिखाई गई हैं और ये दिखाया गया कि किस तरीके से उन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है और पूरी जो कंट्री है वो कैसे वुमेन पे प्राइड लेती हैं। इसके अलावा और भी एम्पावरमेंट्स दिखाए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं एक वुमेन हेल्प डेस्क दिखाई गई है जो 24/7 सारे दिल्ली पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है। इसके अलावा वुमेन पेट्रोल टीम्स भी ऐसी हैं जो वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करती हैं और उसके लिए 112 नंबर अलग से दिल्ली पुलिस ने इनिशिएट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हिम्मत प्लस ऐप है, ये एक ऐप है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है और ये ऐप ऐसी है जो वुमेन को इमरजेंसी के दौरान हेल्प करती हैं। उसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 जो है वो भी इनिशिएट किया गया है किसी भी टाइप की सेफ्टी असिस्टेंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट हम ऑल्सो देख सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि वुमेन को ऑब्सीन कॉल्स आते हैं, तो उन कॉल्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसी अगर हेल्प चाहिए तो वो हेल्प सारी जो नंबर है 1096 इस पे मिलेंगी। अब जनरली कंसिडर किया जाता है कि वुमेन जो किसी भी फैमिली का एक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं और किसी भी सोसाइटी जो होती हैं उसको बहुत आगे लेके जाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं आज की डेट में कई सारे हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वुमेन बहुत अच्छा कर रही हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप सबने सुना होगा वो है इंडियन एयरफोर्स, जिसमें पहले से क्या होता था कि सिर्फ जो मेल होते थे वो फाइटर पायलट्स में जाते थे। वुमेन जो है वो बाकी स्ट्रीम्स में उनको लिया जाता था, जैसे ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट्स और बाकी जो ग्राउंड ड्यूटी की स्ट्रीम्स हैं वहाँ लिया जाता था। लेकिन हमने देखा है कि कुछ टाइम पहले 3 डिफरेंट फ्लाइंग ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया था फ्लाइंग ब्रांच में। उनका नाम क्या था, आप सभी को अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इनकेस अगर नहीं पता है तो मैं उसे कमेंट में डाल दूंगा। तो ये एक फ़ेज़ है जो वुमेन एम्पावरमेंट का देखा जा सकता है। तो और उसके ही साथ में हम देख सकते हैं एक और इमेज आ रखी है न्यूज़पेपर से जो अगेन वुमेन एम्पावरमेंट दिखाती है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार हिस्ट्री में कुछ डिफरेंट किया हुआ है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वुमेन को सोसाइटी में आगे ले जाने में। तो चलिए देखते हैं जो पहला डेटा जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो है इंटरनेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से कंट्री में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हैं और इनफैक्ट कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर इंटरनेट शट डाउन किया गया है और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, चाहे पॉलिटिकल रीज़न हो या गवर्नमेंट अपने कुछ रीज़न स्टेट करती हैं, वो सारे रीज़न हैं। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो डेटा जो हमें यहाँ दिया गया है ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं कई जगहों पे। जैसे मैंने आपको बताया, या आप अपने आंसर राइटिंग में स्टेट कर सकते हैं या आप अपने इंटरव्यू में इसको स्टेट कर सकते हैं कि जितना आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं उतना आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत क्वालिटेटिव बन जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है कि इंडिया में 2020 में करीब 109 इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए थे। अब 109 इंटरनेट शटडाउन्स लगने को एक बहुत छोटा नंबर लगता है, लेकिन अगर ग्लोबल शटडाउन्स को देखा जाए यानी जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेट शटडाउन्स हुए उसमें 70% शटडाउन सिर्फ इंडिया में अकेले हुए थे। यानी अगर वर्ल्ड में 100 इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, अगर वर्ल्ड में टोटल 100 शटडाउन्स होते हैं इंटरनेट के, तो उसमें से 70 शटडाउन्स जो हैं वो अकेले इंडिया में होते हैं। तभी मतलब कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 70% शटडाउन्स हैं वो सिर्फ इंडिया में देखे गए हैं। और इसका इफेक्ट हम कई सारी बाकी रिपोर्ट्स में भी देखेंगे जो अभी रिसेंटली पब्लिश की गई हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हाँ इंटरनेट जो है कई राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों के लिए इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो गई जो उनको बहुत टाइम से नसीब नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके लिए अगर इंटरनेट को आपको नहीं दिया जाए तो हाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। और उसके अलावा आप कई सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस पढ़ते हैं, यूट्यूब से जो आप नोट्स बनाते हैं, और उसके अलावा जो आप न्यूज़पेपर भी आप में से कई लोग पढ़ते होंगे, तो वो सारी चीज़ें अगर इंटरनेट ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं।
तो हाँ, इंटरनेट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया कि किस तरीके से इंटरनेट को किस रीज़न के लिए शट डाउन किया गया था। 2020 में ये बताया गया है कि मोस्टली जो इंटरनेट शट डाउन किया गया था वो किया गया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बताती है मेजर रीज़न, क्योंकि प्रोटेस्ट और इलेक्शंस जो हैं वो मतलब साथ साथ चल रहे हैं कई कंट्री के कई पार्ट्स में, जिससे आप जानते हैं दिल्ली में और पंजाब के रीजन में कई जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इन जो प्रोटेस्ट होते हैं ये क्या, इनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेट करती है कि इंटरनेट को एक फ़ेक न्यूज़ का मीडियम कह के यूज़ किया जा सकता है और कई सारी फेक प्रोपेगेंडा चलाए जा सकते हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ उन प्रोटेस्ट वाले रीजन में इंटरनेट का शटडाउन किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कई स्टेट जैसे आसाम हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ भी इलेक्शंस आने वाले हैं या इलेक्शंस की कैंपेनिंग चल रही है। तो वहाँ भी ताकि कोई भी इंटरनेट का गलत यूज़ ना हो, क्योंकि होता है कि जब भी इलेक्शन का कैंपेनिंग होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि लोग इंटरनेट को गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपोजिशन पार्टी यूज़ कर सकती है उसको, कोई भी प्रोपेगेंडा अगर फैलाना है लोगों के बीच में तो उसके लिए यूज़ कर सकती है। तो इसलिए इंटरनेट का शटडाउन किया जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जेएनके जो है उनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो साफ बताते हैं कि जेएनके टेलीकॉम सर्कल में लोएस्ट इंटरनेट स्पीड देखी थी अब अप्रॉक्सीमेटली 1.6 Mbps के बीच में, और ये डेटा है अगस्त 2020 और जैन 2021 के बीच का। और ये जो है 3 टाइम्स स्लो है जो इंडिया की और नॉर्थ ईस्ट की जो नॉर्थ ईस्ट सर्कल की जो एवरेज स्पीड है उससे अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ये स्लो है। यानी सोच लीजिए करीब करीब जेएनके को 1/3 ऑफ द इंटरनेट स्पीड जो हमें मिलती है वो मिलती है। और इसके अलावा ही नहीं, हमें तो फिर भी ऑल इंडिया के में रीजन में 4G मिलता है, लेकिन अभी तक जेएनके को सिर्फ 2G मिल रहा था। अब तो रिस्टोर हो गया है खैर वैसे, लेकिन पहले उनको सिर्फ 2G मिलता था। तो हाँ, इंटरनेट की दिक्कत थी वैसे, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मेन रीज़न है कि वहाँ पर किसी भी टाइप का जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंस्टेबिलिटी करते हैं या लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, ताकि वो कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा ना कर सकें, इसलिए इंटरनेट को शट डाउन किया गया है। इसके अलावा आप ये ट्रेंड्स देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट शटडाउन इंडिया में राइज़ हुआ है। थोड़ा फॉल भी हुआ है लेकिन फिर अल्टीमेटली राइज़ ही हुआ है। 2016 में हम देख सकते हैं 40% अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है ये इंटरनेट शटडाउन इंडिया में देखे गए थे। 2017 में थोड़े बढ़ गए जो 65% हो गए, और 2018 में दोबारा बढ़े जो 68% पे आ गए। 2019 में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है, ये 57% पे आ गया है, लेकिन उसके बाद काफ़ी मेजर राइज दोबारा हुआ जो 70% पे 2020 पे दोबारा पहुंच गया, जैसा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मोदी जी गए हुए हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या है कि इलेक्शन का कैंपेनिंग की जा रही है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में। तो अब इसमें हमें मेन चीज़ जो देखनी है, जो हम ओवरऑल देखेंगे कि वो है असोल परिवर्तन की बात की गई है। अभी असोल परिवर्तन क्या है, अगर इसको एक छोटे फॉर्म में बताया जाए तो असोल परिवर्तन के अकॉर्डिंग मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से बंगाल के यूथ को एम्पावर किया जाएगा। क्योंकि एम्पावर करने का मतलब क्या है कि मतलब जॉब्स की कमी है, लोग यूथ के पास जॉब्स नहीं हैं और इसलिए वो थोड़े और जॉब्स कर रहे हैं या अपने जिस पाथ में उनको चलना चाहिए उस पाथ में नहीं है। ये भी बताते हैं कि जो 21st सेंचुरी में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए वो एज सच अवेलेबल नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर जो वर्ड है असोल परिवर्तन, इसका यूज़ किया गया है। ये शायद कोई बंगाली वर्ड है। और ये जो मीटिंग नहीं है, जो रैली जो भी ऑर्गेनाइज़ की गई है ब्रिगेड ग्राउंड में ऑर्गेनाइज़ की गई है। आपने ये न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि जो ब्रिगेड ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गैदरिंग्स होने वाली है वहाँ पर। तो असोल परिवर्तन से मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से यूथ को एम्पावरमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से फ्लरिश किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रीज़ आगे जाके बढ़ें और लोगों को हाथ में जॉब्स मिले। ये इस आर्टिकल का मेन जिस्ट था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये मतलब जियोपॉलिटिकली आपके लिए बहुत काम आएगी। इनफैक्ट इसमें काफ़ी सारा डेटा भी जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे इंडिया में एंटर करने से पहले वो चाइना के थ्रू होते हुए आती है। और चाइना में उसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। इनफैक्ट अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप मुझे बड़े काफ़ी आसान तरीके से बता पाएंगे कि उसका नाम क्या है। तो देखिए, चाइना का जो नया ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान पहले इंडिया में भी हुआ करते थे, लेकिन अब जब से नीति आयोग आया है तब से ये वो नहीं होता है। लेकिन जो चाइना का न्यू 5 ईयर प्लान है जो 2021 से 2025 तक है, उस 5 ईयर प्लान में उन्होंने ये कहा है कि वो डैम्स बनाएंगे, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे और हाइड्रो पावर प्लांट्स का भी कंस्ट्रक्शन करेंगे
किस रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। अब देखिए ये जो 5 ईयर प्लान है ये इनका 2025 तक इनको इम्प्लीमेंट करना है और उसके लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने कहे हैं वो 2035 तक चलेंगे। अब क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, अगर बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स को बनाना है तो उनमें टाइम लगता है, तो हाँ वो एक्सटेंड हो सकते हैं 2035 तक, लेकिन एज सच अभी जो उनका 5 ईयर प्लान 2021 से 25 तक चलेगा उसमें वो इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमें क्या लॉस है इसमें? देखिए किसी भी कंट्री, अगर कोई भी रिवर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आती है तो जो पहली कंट्री है वो अगर उस रिवर में डैम्स बना दिया किसी भी तरीके के से, अगर वाटर को रोक दे तो वो दूसरी कंट्री को एक थ्रेट हो सकता है। कैसे थ्रेट हो सकता है? अगर मान लो कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है या कोई भी ऐसा कंट्रीज़ के ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो उस डैम को दूसरी कंट्री को फ्लड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेम वही हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आसाम जो रीजन है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आसाम से बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस होती है, तो अगर चाहना चाहे तो किसी भी तरीके से फ्लडिंग कर सकता है आसाम में। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले रखे हैं जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलर रिजर्वायर्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये रिजर्वायर इसीलिए हैं कि अगर कल को चाइना कुछ भी करना चाहेगा, अगर वाटर को एज अ वेपन यूज़ करना चाहेगा तो उस चीज़ के लिए ये रिजर्वायर जो हैं उस वाटर को कंट्रोल करेंगे और हमारे एरियाज़ को फ्लड होने से रोकेंगे। ठीक है, तो अगर आगे हम डिस्कस करें तो इसमें मतलब बताया गया कि किस तरीके से वो अपने हाइड्रो पावर जो है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, और चाइना ये करना चाहता है उनके 5 ईयर प्लान से। ये डायरेक्टली वो हमको ये स्टेट नहीं शो नहीं करना चाहते कि सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बट हाँ, उन्होंने जो 5 ईयर प्लान की बात कही गई है वो 5 ईयर प्लान की बात इसलिए कही गई है ताकि वो हमारा ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ताकि वो ये शो कर सकें कि जो 5 ईयर प्लान है इसका पार्ट है हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़, यहाँ जैसे मैंड्रिन का मेंशन किया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंड्रिन जो भाषा है ये कौन से नंबर की मोस्ट स्पोकन भाषा है? पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंड्रिन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा इनका मेन जो कंसर्न एक और है वो है कि इनको क्लीन एनर्जी बेसिस को इनिशिएट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ का इंक्रीज़ कर रहा है। इंडिया ने भी 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ एग्री कर रखा है, हमें भी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। वैसे ही चाइना भी जो है वो भी अपने क्लीन एनर्जी बेसिस इनिशिएट कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकें और अपने फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम एक्सप्लॉइट करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जन औषधि। अब बिना इस एडिटोरियल को पढ़े अगर आप मुझे बता सकते हैं कि जन औषधि किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ, ये रिलेटेड है हेल्थ से। अब आप बताइए कि हेल्थ में किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो जन औषधि केंद्र हैं ये पीएम ने इनॉग्रेट किए थे स्पेशली पुअर लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते एक कॉस्टली प्राइस पे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में पुअर स्टेटा बहुत ज़्यादा है, और पुअर स्टेटा में क्या होता है कि जनरली जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती हैं वो हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी अर्निंग्स बहुत कम होती हैं, तो इतनी हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पाते और उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो सब चली जाती हैं। उसके ऊपर से अगर मेडिसिन्स की अगर बात करें तो मेडिसिन्स भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं ट्रीटमेंट में, कई सारे ट्रीटमेंट्स में काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को सही करने के लिए ये जन औषधि केंद्र को डेवलप किया गया था। अब रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने 7500 7500वां जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट कर दिया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से। कहाँ? शिलोंग में। ये एक करंट अफेयर का पार्ट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 77,500 जन औषधि केंद्र कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 दे दिए जाएंगे, उसमें से अगर शिलोंग ऑप्शन होता है तो वो आप बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो मतलब ये हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये कब किया गया था? ये पहली बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड फैला हुआ है और हर जगह जाना पॉसिबल नहीं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको किया गया है और ये जन औषधि दिवस के सेलिब्रेशंस के दौरान किया गया है। अब पीएम मोदी इसमें बताते हैं कि किस तरीके से जन औषधि केंद्र को ज़ीरो से लेके वो इस लेवल पे लेके आए हैं और आगे भी जाके ऐसे ही लोगों में चीप मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशंस होता रहेगा इन जन औषधि केंद्र से। वो बताते हैं कि पहले जब ये स्टार्ट नहीं हुए थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आज से 6 साल पहले करीब 100 जन औषधि केंद्र भी नहीं थे, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और 6 साल के बाद हम आज देख सकते हैं करीब 7500 जन औषधि केंद्र हो चुके हैं और आगे का टारगेट क्या है कि
10,000 जन औषधि केंद्र हमें बनाने हैं। ये अभी का शॉर्ट टर्म टारगेट है। इसमें ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही प्रोवाइड नहीं करता, मतलब मेडिसिन हाँ इसका एक मेन पर्पस है, लेकिन इसके और भी कई सारे पर्पस हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट। पीएम मोदी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जनऔषधि केंद्र हैं जहाँ सिर्फ वुमेन जो हैं वो वर्क कर रही हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 1000 सेंटर जनऔषधि केंद्र के ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन रन कर रही हैं। तो एक वुमेन को भी एम्पावर कर रहा है, उनकी अर्निंग्स को भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा क्या है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इससे लिंक्ड है जिनकी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जनऔषधि केंद्र की वजह से आता है। तो ये सिर्फ मेडिसिन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट को भी एनहेंस कर रहा है। अब इसमें एक डेटा दिया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह है 3600 करोड़ रुपीज़, जो बताता है कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा है जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली सेव करती हैं जनऔषधि केंद्र से मेडिसिन लेने के बाद। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, और आप कहीं भी जीडी में अगर आपको ये डेटा अगर आप देते हैं तो आपकी जो डिस्कशन है उसको बहुत क्वालिटेटिव बनाएगा ये। इसके अलावा ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जन औषधि जो है ये आत्मनिर्भर भारत को भी एम्पावर कर रही है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ वुमेन रन कर रही हैं, ये भी बताया गया है। और आगे डिमांड की बात की गई है कि किस तरीके से जो मेडिसिन की डिमांड है वो पॉपुलेशन के साथ बढ़ते बढ़ते मेडिसिन की डिमांड को भी एनहेंस किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ थोड़ी ज़्यादा है और उसका ग्रोथ रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसलिए किस बताया गया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से मेडिसिन की डिमांड का प्रोडक्शन जो है उसको भी एनहेंस किया जा रहा है ताकि डिमांड भी बढ़ते रहे। इसके अलावा रिसेंटली 75 आयुष मेडिसिन जो अर्लियर पहले जो अवेलेबल नहीं थी उनको भी अब अवेलेबल करा दिया गया है इन जन औषधि केंद्र में, ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो। क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करती हैं, लेकिन अगर यहाँ इन जन औषधि केंद्र से परचेज़ किया जाए तो कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई कई सारे फैक्ट एंड फिगर्स थे, जैसे ये हो गया और यहाँ पर ये भी एक फैक्ट एंड फिगर है, ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी आपको काम आएंगे आगे। नेक्स्ट हम जो ये पहली इमेज जो हमने देखी थी जिसके बारे में मैंने आपको कहा था हम आगे डिस्कस करेंगे, ये उस इमेज को रिलेटिंग न्यूज़ है। SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है, बेसिकली मैरीटाइम हिस्ट्री बना दी है। हिस्ट्री क्यों बनाई है? क्योंकि इनका एक ऐसा शिप है जो सेल किया गया बाय ओनली वुमेन ऑफिसर्स। देखिए ये जानने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिक होती है यानी जो पहली बार हुई होती है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार ऐसे वेसल या ऐसा शिप भेजा था जिसमें सारे वुमेन ऑफिसर्स थी। तो आपको ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए मनसुख मांडविया जी ने इस वेसल यानी शिप, वेसल को शिप भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो मनसुख मांडविया जी ने एक यही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेसल को है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और इसमें सारे के सारे वुमेन ऑफिसर्स हैं। ये 6 मार्च को किया गया था। अब देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक और एग्जाम्पल है। वुमेन एम्पावरमेंट के तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी एक और रीसेंट एग्जाम्पल है जो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखो कैसे बताया गया कि किस तरीके से डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस की गई थी और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल वुमेंस डे को भी इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से वुमेन का एम्पावरमेंट हर फील्ड में देखा जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया इंडियन एयरफोर्स में भी देखा गया है और उसके अलावा काफ़ी सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्पेस में भी आप देख सकते हैं वुमेन का बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हो चुका है और अब मेरी टाइम फील्ड में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वुमेन का एम्पावरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं काफ़ी स्टेट्स में बढ़ रहे हैं। प्रोमिनेंटली 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं? अब इसका पहला मेन रीज़न ये है कि पहले तो क्योंकि वैक्सीन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये फील होता है कि वैक्सीन के यूज़ के बाद उनको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बिल्कुल ही गलत है। वैक्सीन सिर्फ बॉडी को इस तरीके से इम्यून बनाती है कि वो आगे अगर वायरस दोबारा एंटर कर सके तो उसको फाइट कर सके, लेकिन ये पूरी तरह बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करती। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद और हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र्स का यूज़ करते रहना है। क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र जो हैं ये आज की डेट में एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और वैक्सीन लगने के बाद भी जब तक हम इस कोविड को एलिमिनेट अच्छे से ना करें तब तक हम इनका यूज़ नहीं छोड़ सकते। लेकिन लोग एक्चुअल में यही कर रहे हैं। वैक्सीन के बाद लोग मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ उतना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये न्यूज़ हम देख पा रहे हैं। तो देखिए मेजरली जो स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु,
इन सब स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस दिख रहे हैं। जो आप मैप में ये डार्क मरून पार्ट देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र और एक केरला, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आज की डेट में आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो केसेस हैं 5th कंसेक्यूटिव डे में 1,84,523 बढ़ चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर साफ ये मैप दिखाता है। और बाकी जो स्टेट हैं जो थोड़ा लाइट कलर में हाईलाइटेड है, उन केसेस उन स्टेट्स में भी हल्के हल्के इंक्रीज़ कर रहा है। बाकी जो पिंक में है वो थोड़े भी सेफ स्टेट्स हम कह सकते हैं, लेकिन मेजर कंसर्न इन दोनों स्टेट्स का है। ये भी मतलब बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन केसेस के बढ़ने से रिकवरी रेट जो है हमारा, जो पहले अभी काफ़ी टाइम से अच्छा हो गया था, वो ड्रॉप हो गया है 96.95% से, क्योंकि एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो रिकवरी रेट तो डेफिनेटली ड्रॉप होना ही होना है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। और ये सब हो किस लिए रहा है, क्योंकि लोगों की जो नेग्लिजेंस हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में। तो इस तरीके से जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलिए, और इन मेजर्स के साथ ही हम इस डिज़ीज़ को, इस वायरस को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ आ रही है जो है कि जो फार्म प्रोटेस्ट से आ रही है। बेसिकली हम देख सकते हैं जो राष्ट्रीय लोक दल हैं कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जयंत चौधरी, उन्होंने एक मीटिंग कराई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किसान पंचायत को बागपत में वो एड्रेस कर रहे हैं, और इस एड्रेस में उन्होंने किस तरीके से बताया कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नमेंट हो चुकी है रादर देन गवर्नमेंट ऑफ पीपल। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट आज की डेट में बंगाल पे फोकस कर रही है। बंगाल ही नहीं, इसके अलावा जो बिजनेसमैन है सच एस अंबानी और अडानी, उन पे फोकस कर रही है, और जहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट रेड कारपेट गवर्नमेंट है, और अभी जहाँ पर जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम आ रहा है तो मोदी जी गए हुए हैं बंगाल, तो उनका कहना है कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जो है फार्म बिल्स का जो प्रोटेस्ट है वहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करके वो इन सब इश्यूज़ पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा वो सारे के सारे जितने भी ये अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस तरीके से एड्रेस किया और बताया गया कि किस तरीके से फ्यूचर में जितने भी फार्मर्स हैं और जितने भी लोग फार्म लॉस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स, यानी जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं और जितने भी मतलब वादे जो किए जाते हैं और जितने भी लोगों की सोच हैं इन जो इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी, तो उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को कैसे डैमेज किया जा सकता है उसकी टेक्निक्स भी बताई इन फार्मर्स को। तो हाँ, मतलब अब ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी है, क्योंकि फार्म बिल्स जो है वो इतना हॉट बर्निंग टॉपिक हो चुका है आज की डेट में। डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारे डेटा भी दिया गया है जो हमारे लिए इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली हाँ हमें पता होना चाहिए कि फार्म बिल्स के लिए भी क्या प्रोग्रेस आगे हो रही है। तो ये भी एक न्यूज़ थी। इसके अलावा अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो है हमारा एडिटोरियल का एनालिसिस। बेसिकली एडिटोरियल्स में हमने आज 5 एडिटोरियल जो है डिस्कस करने हैं, और पाँचों के 5 एडिटोरियल हैं बहुत फैक्ट बेस्ड हैं और काफ़ी आपको आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। अब जो पहला एडिटोरियल है उसमें आप देख सकते हैं रेलवे एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें बेसिकली क्या किया राइटर ने, इसमें राइटर ने गवर्नमेंट पे एक तरीके से आप कह सकते हैं क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन किस टाइप का उठाया गया है? क्वेश्चन इस टाइप का उठाया गया कि गवर्नमेंट जो है हमें एक पार्ट जो दिखाती है रेलवेज़ का, वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। रियलिटी अलग कैसे है, वो इन्होंने अपने एनालिसिस और अपने फैक्ट्स एंड फिगर से हमें बताया गया है। तो हाँ, इस वाले आर्टिकल में हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि जो एलपीजी है वो भी एक बहुत बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और एलपीजी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो किस तरीके से बताया गया है कि हाँ, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, जो उसका इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंटेशन कम हो गया। उसके भी मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, वो भी हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है कमेमोरेटिंग चेंजिंग कमेमोरेशन। बेसिकली इस आर्टिकल में वुमेन एम्पावरमेंट को हिस्ट्री से लेके हिस्ट्री में जो भी हुआ, जो भी हमने एग्जांपल्स देखे, उसको लेके आज की जो डेट है, जो आज चल रहा है, जो आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहाँ भी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके अलावा जो भी आज की न्यू जनरेशन में हो रहा है उससे रिलेट किया गया है। तो ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बेसिकली, और एक अच्छा मूव कह सकते हैं। और इसमें बताया गया कि किस तरीके से सर्वेलेंस जो है वो आज की डेट में इन्हेंस की जा सकती है। अब सर्वेलेंस की बात क्यों की गई है?
आपको भी पता है आज की डेट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पर कई सारा कंटेंट ऐसा है जो कंट्री की सोवरेनिटी को हार्म करता है, जो कम्युनलिज्म को बढ़ा सकता है, जो आपस में लोगों के डिफरेंस इन ओपिनियन बढ़ा सकता है, और वो चीज़ जो है वो इंटरनेट से रिमूव करनी है। तो गवर्नमेंट को छोड़ के सिटीजन्स को भी कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है इस सर्विलेंस में, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी सारे इनोवेटिव पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हमें अपने जो राइट्स हैं उनके लिए अपनी वॉइस को रेज़ करना है। ये बताया गया है कि किस तरीके से कॉमन पीपल वॉइस को अपनी वॉइस रेज़ नहीं करते, ये सोच के कि काफ़ी छोटा सा ही इशू है, बट हाँ हमें अपनी वॉइस को रेज़ करना चाहिए। वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो दोस्तों हम जैसे देख सकते हैं इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है किस तरीके से वुमेंस का रोल हिस्ट्री से लेके आज की प्रेजेंट डेट तक कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, और उसके काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बताया गया कि 1920 से ये वुमेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था एनुअली, बट यूनाइटेड नेशंस ने इसको 1977 से फॉर्मली बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मच लेटर यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश इंटरनेशनल वुमेंस डे इन 1977। तो ये आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो था इनिशिएट कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था। और इसके अलावा राइटर ने हिस्ट्री से रिलेट करते हुए बताया गया कि किस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने वुमेंस का जो है रोल बहुत इन्हेंस किया गया हिस्ट्री में। सत्यशोधक समाज, आप सभी ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, आप सभी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप आराम से बता सकते हैं कि सत्यशोधक समाज जो है वो किसने बनाया गया था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने अपर कास्ट हिस्ट्री और जो वुमेंस के जो राइट्स होते हैं उनके लिए लड़ा, और कैसे कैसे ग्रेजुअली वो इन सब चीज़ों में मास्टर करती गई। यहाँ ये भी बताया गया है कि वो पहली ऐसी टीचर थी जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम एग्जिस्ट करती थी। यहाँ लिखा बॉर्न इन 1831 सावित्री वॉज कॉलोनियल इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टीचर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो सही बात है, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं अगर इस पोजीशन में चले जाएं वो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में 1831 में, तो डेफिनेटली हाँ वुमेन्स का एम्पावरमेंट डेफिनेटली होगा और वुमेन्स का रोल जो है सोसाइटी में बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ ये भी दिखा गया है कि किस तरीके से बहुजन फेमिनिस्ट जो है, मतलब जो लोग मतलब इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो किस तरीके से बताते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन ब्राह्मण फॉर्म में जो एजुकेशन जो इनको मिलनी चाहिए थी, यानी जो जनरली नॉर्मल लोगों को हम कह सकते हैं, जिस तरीके से एजुकेशन मिलती है और बाकी सारी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सोसाइटी में, ऑर्डर जो मिलता है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को नहीं मिल रहा। तो बताया गया कि किस तरीके से जेंडर, कास्ट, लेबर स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी में उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि सब लोग इक्वली एम्पावर हो पाएँ। अब यहाँ शाहीन बाग की बात की गई है। बताया गया कि हम मार्च 8 या मार्च 10 में से किसी एक दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब मार्च 10 की बात क्यों की गई है, हम देखिए जैसे इसमें यहाँ बताया गया कि शाहीन बाग में और लॉकडाउन जो हुआ वो दोनों ही कंट्रोवर्शियल हैं, यहाँ ऐसा बताया गया है। शाहीन बाग के टाइम में कई वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया जब CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लोगों के स्पेशली मुस्लिम वुमेन जो थी उनको लगता था कि ये एक्ट उनके लिए सही नहीं है, ये ऐसा उनका स्टांस था। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया और बताया गया कि किस तरीके से बहुत सारे रायट्स हुए, काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पे भी बताया गया कि किस तरीके से वुमेन ने उस टाइम शाहीन बाग में कोल्ड विंटर्स के टाइम में प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी इतने सारे रायट्स हुए और इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। तो बस ये यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि हाँ वुमेन ने हिस्ट्री से लेकर आज तक भी किस तरीके से सोसाइटी में रोल प्ले कर रही हैं, सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने में या किस टाइप का रिफॉर्म सोसाइटी में लाने के लिए। इसके अलावा हम और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे लॉकडाउन की यहाँ बात की गई है। अब कहा गया है कि जो लॉकडाउन इंडिया में लगाया गया वो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट यानी सबसे कठोर लॉकडाउन था जो पूरे दुनिया में लगाया गया होगा, और लॉकडाउन में सिर्फ 4 घंटे मिले। तो इन 4 घंटों में कोई भी है जो अपनी जगह से ज़्यादा लोग हिल नहीं पाया और इसकी वजह से काफ़ी लोग फंस गए। और फंसने की वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि कई लोग जो हैं काफ़ी 100 कुछ किलोमीटर चल के अपने गाँवों को आए, कई लोगों की रास्ते में डेथ भी हो गई और किसी लोगों के पास फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था, केयर नहीं थी। और कई वुमेंस की ऐसी वीडियोस भी आई जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भी जा रहे थे हाईवेज़ में, रेलवे ट्रैक्स के साथ में। और साफ मतलब देखा भी गया था, कई सारी वीडियोस भी आई जिसमें देखा गया था कि काफ़ी सारे लेबर्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक में कट गए थे जब वो रात को ट्रैक में सो रहे थे। तो हाँ मतलब बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान कितना लोगों ने उस टाइम प्रॉब्लम्स झेली हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
इसके अलावा कई अच्छी चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया हुई, जैसे जो रिवर्स थी वो काफ़ी प्योर हो गई एक तरीके से, उनका पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया था, और एयर जो होगी वो बहुत क्लीन हो गई है उस टाइम में। और काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो अपने अपने हैबिटेट्स में से, जहाँ से वो पहले कभी नहीं निकले, वहाँ से निकल के बाहर आए। तो ये सब चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन क्योंकि कहते हैं हर चीज़ जो होती है वो किसी कॉस्ट पे आती है, तो हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो जो नीचे यहाँ हमने डिस्कस किया गया, ये इसके थोड़े से कॉन्स थे, और ये उसके जो हमने यहाँ डिस्कस किया ये उसके कुछ प्रोज थे। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे बताया गया कि किस तरीके से सारे लोग अपने अपने घरों में लॉक हो चुके थे। अब क्योंकि इंडिया में हर टाइप के ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत अच्छा भी अर्न करते हैं, जिनकी बहुत सारी सेविंग्स भी हैं, और उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जितना कमाते हैं उतना उनका सिर्फ परिवार को पालने में ही यूज़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि वो अपने ही घर में कन्फाइंड हो गए थे, लॉक हो गए थे, और इसकी वजह से वॉयलेंस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एक रिपोर्ट भी आई थी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, जिसमें बताया गया था कि वुमेन्स की जो कंप्लेन हैं, जो कॉल्स आती हैं वुमेन की कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, उसमें लॉकडाउन के पहले ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर की गई थी। और वो सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि काफ़ी सारे आदमी लोग अपनी जॉब्स को खो चुके थे, और वो लोग एक तरीके से वॉयलेंस कर रहे थे वुमेन और चाइल्ड में, जो कि सोसाइटी में बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कई सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, जैसे कई लोग होते हैं कि काम करते हैं, जैसे मेड होती हैं, काम वाली जो लोग आते हैं घरों में काम करने के लिए, तो वो लोग का उन लोगों का जैसी एब्सेंस हुआ तो मेल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोप अप नहीं कर पाए, या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने लायक नहीं थे। तो बताया गया कि हाँ, किस तरीके से सोसाइटी का एक डिफरेंट पार्ट भी देखा गया इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो बताती हैं कि कितना सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में। अब लॉकडाउन के दौरान यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंटली इन्होंने उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट को मेंशन किया गया है, जहाँ बताया कि सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट्स बहुत सारी आई, दलित गर्ल्स का अब्यूज़ बहुत सारा देखने को मिला उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें पहली बात तो इतना बड़ा स्टेट है, दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्लीमेंटेशन में कहीं थोड़ी बहुत लूप होल्स भी हैं, कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिनको इम्प्रूव करना है। तो एज सच हमने पहले भी देखा कि दलित सोसाइटी जो है उसके उनके उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी एट्रॉसिटीज़, काफ़ी सारा उत्पीड़न जो है पहले से ही होता आ रहा है। तो वही लॉकडाउन में भी साफ तौर पे देखा गया कि किस तरीके से दलित गर्ल्स के खिलाफ बहुत सारा उत्पीड़न हुआ है। अगर हम अगले आर्टिकल में बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल जो है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक बहुत बेस्ट आर्टिकल है टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। देखिए बताया गया कि किस तरीके से साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, माइंड मत करना, ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टाइप करना है, आपको सही ऑप्शन लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे यूपीएससी के एग्ज़ाम, जैसे सीडीएस एग्ज़ाम है, उसमें भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था किसी मिनिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिलेटिंग, और इनफैक्ट जो अभी आईबी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि किस तरीके से यूथ और जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके हम सर्वेलेंस को इंक्रीज़ करेंगे। इसको बेसिकली कहते हैं लेटरल सर्वेलेंस। अब लेटरल सर्वेलेंस क्या होता है? देखिए आज तक क्या होता था कि अगर सर्वेलेंस करनी थी तो गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व थी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। लेकिन आज की डेट में ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया इतना वाइड है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहेगा, काफ़ी अच्छा मूव रहेगा कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं। ये आप कहीं भी अगर यहाँ ओपिनियन मेकिंग की बात आएगी कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज लाना है, तो आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर ओपिनियन भी बता सकते हैं। बताया गया कि जो ये प्रोग्राम है ये पहले हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में, क्योंकि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, ये भी मतलब पूरी कंट्री में नहीं लगा है, लेकिन हाँ ट्रायल बेसिस में इन दोनों स्टेट्स में लगाया जाएगा, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसको आगे भी इनिशिएट किया जाएगा। अब इस सर्वेलेंस में क्या होता है कि ये सिटीजन्स को इनेबल करता है कि किस तरीके से वो किसी दूसरे सिटीजन्स पे वॉच रख सके, यानी किसी दूसरे सिटीजन को निगरानी में रख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लेटरल सर्वेलेंस, जो हमने अभी डिस्कस किया गया। अब एक
तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आज की नई डेट की चीज़ नहीं है कि जो पहली बार ऐसा हो रही है कि एक सिटीज़न दूसरे सिटीज़न पे ध्यान दे रहा है। ये चीज़ जो है बहुत पहले से चली आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली मेम्बर्स जो हैं अपने यंग वंस यानी जो छोटे लोग होते हैं उन पे बहुत ध्यान रखते हैं कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इस चीज़ को ही एक थोड़े हायर लेवल पे लेके जाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन किया गया है कि एक ओल्ड एज सोसाइटी का पार्ट है और पहले से भी मेंबर्स जो हैं फैमिली मेम्बर्स वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जहाँ पर वो अपने घर वालों को प्रिवेंट करते थे किसी भी हार्मलेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। तो सेम चीज़ हम अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब ऐसा है कि ये चीज़ का पहले भी ट्रायल कर चुका है, हमने नहीं, यूएस ने किया था। जैसे यूएस ने सिटीज़न और नेक्स्ट डोर एप्लीकेशंस डेवलप की थी जो सिमिलर टाइप के मॉडल पे वर्क करती हैं। ये एक बहुत अच्छा मूव लिया गया है और ये अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करता है, एक पनिशिंग स्टेट को एक प्रिवेंटिव स्टेट में ले जाने में। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी क्राइम होता है, अगर सर्वेलेंस में अगर चूक होती है और कोई भी क्राइम हो जाता है, तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि जो जो भी लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे उन लोगों को पनिश किया जाएगा। तो पनिशमेंट से बेटर क्या है कि अगर हम इन चीज़ों को अगर पहले कंट्रोल में ले लें तो पनिशमेंट डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पनिशिंग स्टेट को एक प्रिवेंटिव स्टेट में लेके आया, क्योंकि आप सभी ने एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हाँ, किसी भी चीज़ को रोकना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट्स में। ठीक है, अब अगर एग्जांपल दिया जाए, काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ दिया गया है, डेटा नहीं कह सकते, एक काफ़ी अच्छी मतलब आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में या कहीं भी ग्रुप डिस्कशन में कि सी प्लान ऐप जो है वो भी इसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, जहाँ पर ये ऐप जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी। और ये ऐप जो क्या करती है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है उन सबको नज़र में रखती है। अब एंटी सोशल एलिमेंट्स वही नहीं होते जो सोसाइटी को ख़राब करते हैं किसी भी तरीके से। एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि कई जगह लैंड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं लोगों के आपस में। लैंड डिस्प्यूट्स के अलावा कई सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं लोकल्स में जो हो जाते हैं, लोकल लोगों में, जहाँ पर पुलिस भी कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है किससे, मोबाइल एप्लीकेशन से। उनका प्रॉपर डेटा जा सकता है गवर्नमेंट को और ये सब चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल हो सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब ऐप में नहीं है, लेकिन हाँ कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कुछ इस टाइप का किया कि उन्होंने 19,000 इंटरनेशनल पैसेंजर जो क्वारंटाइन में थे बेंगलुरु में, उनका डेटा पीडीएफ में लॉन्च किया गया था। तो वहाँ से भी आइडिया कह सकते हैं कि डिराइव किया गया है और काफ़ी अच्छा आइडिया है। अब इसमें देख सकते हैं कि कई चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। अच्छी भी चीज़ें होती हैं उसमें, तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं। पहला कॉन क्या है कि देखिए, अगर एक इंसान दूसरे इंसान पे अगर नज़र रखता है तो मेन चीज़ क्या आती है, उसकी प्राइवेसी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइवेसी में बी अंडरमाइन। तो साफ राइटर खुद ही कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है उसमें दिक्कत आ सकती है, कि लोगों की प्राइवेसी जो है उसका हनन हो सकता है। इसके अलावा एक सोशल एक्सक्लूजन यानी सोशली लोगों को बाहर मतलब अलग कर देना एक तरीके से, उसका भी काम कर सकता है। किस तरीके से, जैसे देखा गया था कि साउथ कोरिया में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उनके साथ ऐसा हुआ था कि जब बाकी लोगों को पता चला कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो उनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था। उनकी टेस्टिंग नहीं की गई। देखिए कितना बड़ा उनके खिलाफ वॉयलेंस नहीं कह सकते, कितना उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि उनको टेस्टिंग, उनको जो कोविड टेस्टिंग नहीं की गई। मतलब ये तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गए वाली बात हो गई कि तुम किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इस हद तक कि उस इंसान की हेल्थ की भी और उस इंसान की वेलबींग को भी नहीं देखा जा रहा है। तो देखिए किस लेवल तक चीज़ें गिर जाती हैं जब सोसाइटी में इस टाइप के चेंजेस आ जाते हैं। तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि इस टाइप की जो ऐप्स हैं ये इन सब चीज़ों में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। मतलब इस टाइप का डिवाइड जो है सोसाइटी में ये भी एनहेंस कर सकती हैं। इसके अलावा हेट, फियर और सस्पिशन जो है, मेन सस्पिशन यानी शक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपस में लोगों के। और शक बढ़ने से क्या हो सकता है कि लोगों में आपस में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, नफरत बढ़ सकती है, लोगों में डर बढ़ सकता है कि कोई उनको मॉनिटर तो नहीं कर रहा, कोई उन पर ध्यान तो नहीं रखे हुए है। तो ये सब चीज़ें भी सोसाइटी में बढ़ सकती हैं। और अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो है प्राइवेसी, यानी राइट टू प्राइवेसी को ये वॉयलेट कर जाता है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा फ्री स्पीच और बिहेवियर को भी ये कहीं ना कहीं तक वॉयलेट करता है। तो ये चीज़ें राइटर ने यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो इससे कई चीज़ें जो हैं अच्छी भी हो जाएंगी, जैसे कई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंटेंट जो है जो सोसाइटी में कई सोशल मीडिया साइट्स पे और हम देख सकते हैं कई जगहों जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो सब भी है, तो वहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ जो है वो रिमूव हो जाएंगी। क्योंकि
देखिए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली जो यूथ है उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आज की डेट में स्मार्टफोन्स ये सब मोस्टली सब लोगों के पास अवेलेबल ही हैं। तो जनरली अगर स्पेशली यूथ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एक सोसाइटी के और कंट्री के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आपने OTT के प्लेटफॉर्म्स के लिए जो पढ़ा होगा कि अभी OTT प्लेटफॉर्म्स के नए रूल्स को लाने की बात की गई है। वो सब क्यों किया जा रहा है? इसी की वजह से, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स में इस टाइप का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए ये बात की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल जो है काफ़ी डेटाबेस्ड आर्टिकल है। इसमें राइटर जो हैं बताते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक डिफरेंट साइड दिखाती है रेलवेज़ का, लेकिन एक्चुअल में जो रेलवे का एक्चुअल साइड जो है वो कुछ और ही है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बताया गया कि अब जो रिसेंट जो रेलवेज़ बजट आया था उस बजट ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, वो है कि जो मेन लोगों का ध्यान था उसको मेन पॉइंट से हटा दिया गया। यानी जो मेन लोगों का ध्यान था कि किस तरीके से रेलवे मूव करने वाला है, एनहेंस होने वाला है, उस पॉइंट से लोगों का ध्यान को हटाया गया है। और बताया भी गया है कि किस तरीके से यूनियन बजट जो है, जैसे आपको पता है 2 बजट आते हैं, एक रेलवे बजट आता है, यूनियन बजट आता है। तो यूनियन बजट ने भी वही काम किया, किस तरीके से लोगों का ध्यान रेलवे बजट से हटाने की कोशिश करी है, वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। अब जैसे बताया गया है कि किस तरीके से रेलवेज़ के CEO हैं और जो रेलवेज़ के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि रेलवेज़ जो है वो जनवरी में मैक्सिमम फ्री लोडिंग हुई, यानी मालगाड़ी जो होती है उसमें मैक्सिमम सामान चढ़ाया गया। अब देखिए जैसे हम अगर इस बात को सुनेंगे कि मालगाड़ी में काफ़ी सारा सामान चढ़ाया गया तो हाँ हमें लगेगा कि सच में रेलवेज़ की कमाई बहुत ज़्यादा हुई है जनवरी 2021 में। लेकिन अब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो कोविड पैंडमिक है उसके दौरान भी जनवरी में मैक्सिमम लोडिंग कैसे हो गई। जब इतना पैंडमिक था, सब कुछ बंद था, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही हैं, लोग इधर उधर जा नहीं रहे हैं, सामान जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो किस तरीके से मैक्सिमम फ्री लोडिंग होगी। चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हो गई है। तो फिर मेन चीज़ जो है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ पर है, ये बात यहाँ पर राइटर डिस्कस करना चाहते हैं और इसके लिए राइटर ने कुछ डेटा और पॉइंट और फैक्ट एंड फिगर यहाँ बताए हुए हैं। चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। बताया गया है कि मैक्सिमम लोडिंग होने के बावजूद भी, अगर रेलवे CEOs कहते हैं कि मैक्सिमम फ्री लोडिंग हुई है, उसके बाद भी 1,24,184 करोड़ की रेलवेज़ की अर्निंग हुई है। ये हुई है मैक्सिमम लोडिंग होने के बावजूद। और इससे पहले जब फ्राइट लोडिंग मालगाड़ी में सामान जो लोड किया गया वो उससे कम था, उस टाइम 1,27,432.72 करोड़, यानी इससे ज़्यादा करीब करीब आप कह सकते हैं 3,000 करोड़ ज़्यादा रुपया रेलवेज़ के पास आया। 3,000 करोड़ रुपया रेलवेज़ के पास ज़्यादा आया, हम बता रहे हैं। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जनवरी के टाइम में मैक्सिमम फ्री लोडिंग हुई। तो ये इससे बताना चाहते हैं कि ये जो बताया गया है रेलवेज़ के CEO ने, जो डेटा बताया गया ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है, एक्चुअल डेटा फिगर ये नहीं है। क्योंकि मालगाड़ी में सामान लोड करना ही उसका कमाई का ज़रिया नहीं है, कितना मेन रेवेन्यू आया है इस चीज़ से मैटर करता है। और ये चीज़ यूनियन बजट में कहीं ना कहीं तक दिखाई नहीं गई है। सिर्फ लोगों को इतना बताया गया कि मैक्सिमम मालगाड़ी में लोडिंग हुई और लोगों को इससे लगा कि हाँ रेलवेज़ सही डायरेक्शन में चल रहा है। इसके अलावा पेंशन्स की भी बात की गई है। जैसे रेलवेज़ में कई सारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो पेंशनर्स हैं। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो की बात की गई है। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, यानी कितना वर्किंग एक्सपेंडिचर है और कितना रेवेन्यू हो रहा है, उसका जो रेशियो होता है ये होता है ऑपरेटिंग रेशियो। यानी ऑपरेटिंग का मतलब काम करने का रेशियो, मतलब जैसे रेलवेज़ अभी ऑपरेट कर रहा है तो उस चीज़ का रेशियो। तो बताया गया कि इसको जानबूझ के 100% के नीचे रखा गया है, ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि 2019-20 में जो ये रेशियो था ये 98.36% था, जो काफ़ी अच्छा था। और 2020-21 में जब फ्रेट लोडिंग मैक्सिमम है उसके बावजूद भी 96.96% कैसे है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दोबारा डाल रहे हैं राइटर इंडियन रेलवेज़ पे। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि जो रेलवेज़ है, हमें तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि टेक्निकली रेलवेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेलवेज़ रेड है। रेड का मतलब एक तरीके से मतलब घाटे में है आप कह सकते हैं, या डेंजर में है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं। अब यहाँ ये भी राइटर बता रहे हैं कि पेंशन फंड जो हैं वो भी प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं कि जो पेंशन फंड है वो इनएडिक्वेटली प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर ये फैक्ट एंड फिगर आप देख सकते हैं, 70,119 करोड़ रुपीज़ का फैक्ट एंड फिगर बताया भी गया है यहाँ पर।
इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो हमें चैलेंजेस हैं उनको कोप अप करना है। अभी ट्रैफिक रेवेन्यू जो है वो मतलब रेलवेज़ में धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो ट्रैफिक भी रेलवेज़ में बढ़ता ही रहेगा। लेकिन बताया गया कि किस तरीके से स्टाफ का जो इंक्लूजन है वो बढ़ रहा है, और स्टाफ के बढ़ने के साथ साथ जितना रेलवेज़ का बिज़नेस बढ़ना चाहिए, यानी जितना रेलवेज़ की कमाई होनी चाहिए उस हिसाब से कमाई नहीं हो रही है, ये बताया जा रहा है। एक तरीके से 157% यहाँ पर स्टाफ और पेंशन बढ़ रहे हैं, तो बताया गया कि उसके अकॉर्डेंस में सिर्फ 84% रेलवेज़ का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये चीज़ जो है अगेन मतलब एक डाउनफॉल टाइप की, क्योंकि ये बैलेंस को ख़राब करेंगी, क्योंकि अगर काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कमा रहा है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगा अच्छे से। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का जो है रिडक्शन भी हुआ है रेलवे में, लेकिन फिर भी मतलब पेंशनर्स को पेंशन देने में शॉर्ट रन में दिक्कतें आ रही हैं रेलवे को। फिर फ्यूचर में बताया गया कि जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, आपको पता होगा कि अभी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को है इनॉग्रेट कर दिया गया है, और इसमें क्या होगा कि रेलवेज़ की जो है स्पीड जो है मतलब फ्री ट्रेन की, आपको पता होगा कि पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं वो भी काफ़ी लेट रहती हैं, और उनके मुकाबले अगर देखा जाए माल गाड़ियाँ जो होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लेट रहती हैं। तो एक अलग से अगर लाइन लगा दी जाए जिसको डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहा जाता है, जिसमें सिर्फ माल गाड़ियाँ चलेंगी, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा कंट्री में। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी। इंडस्ट्रीज़ फंक्शन करेंगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में क्या देखा जाता है, पहले अगर किसी कंट्री के ट्रांसपोर्ट अच्छा है, एक पार्ट है दूसरे पार्ट में किसी भी सामान को पहुंचाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी, तो ये चीज़ देखी जाएगी। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये बस इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसको जो लेंथ है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स की, ये बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई कि कोल पे जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो हमारे काफ़ी सारे लाइन्स अभी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स और जो कोल का यूज़ होता है काफ़ी जगह अभी भी होता है। और कोल डीजल ये हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट इंडिया भी है, और हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, क्योंकि कंट्रीज़ जो हैं वो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। ऑल्दो हम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी आज की डेट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ही अकॉर्डेंस में हम बाकी कंट्रीज़ को भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो आगे जाके प्रॉस्पर करें और अच्छा परफॉर्म करें इन सब जैसे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। देखिए यहाँ पर बात भी की गई है 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और कार्बन एमिशंस को किस तरीके से रिड्यूस करना है। अब इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से रेलवेज़ को मर्ज किया जा रहा है। मर्जिंग से क्या याद आता है? बैंक से याद आता है, क्योंकि सबसे पहली बात जब हमने न्यूज़ में सुना था तो जनरली बैंक्स को ही मर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज की डेट में रेलवेज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी मर्ज किया जा रहा है, और गवर्नमेंट कहती है कि इन डिपार्टमेंट को मर्ज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें डिपार्टमेंटलिज्म यानी अलग अलग डिपार्टमेंट का होना, इस चीज़ को ख़त्म करना है, एक यूनिफॉर्मिटी लानी है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो ये चीज़ एलिमिनेट करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक स्टेप बता रहे हैं राइटर कि जो हमें फ्यूचर में लेना है, कि इंडियन रेलवेज़ की जो रिपोर्ट है उसको इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में के सामने, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, कि उसमें बताना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जो रेलवेज़ के सामने खड़े हैं, और किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करना है। एक स्टेप लिया जाना चाहिए पार्लियामेंट के सामने में। ये स्टेप एक बार ले लिया गया तो डेफिनेटली रेलवेज़ जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो और आर्टिकल हैं, देखिए यहाँ अब एक जगह लिखा हुआ है साइलेंस इज़ अ लाई, और दूसरी जगह लिखा गया है हेल्थ फर्स्ट प्रूडेंस लेटर। अब हम इन आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है वो बताता है साइलेंस इज़ अ लाई, यानी राइटर यहाँ वो कहते हैं कि किस तरीके से हम कॉमन सिटीजन्स को अपनी वॉइस को रेज़ करना है अपने राइट्स के लिए, क्योंकि हमारे हार्ड वन राइट्स हैं। हमने इंडिपेंडेंस में जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने हमारे राइट्स के लिए और हमारे इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आज की डेट में हम अपने इन राइट्स को सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं। रिसेंटली फ्रीडम हाउस जो एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट आई थी, और इंडिया को 71 प्लेस से सीधे 67 प्लेस पे ला दिया गया है। यही नहीं, इंडिया पहले फ्री कंट्री की कैटेगरी में आती थी, और अब इंडिया पार्टली फ्री कैटेगरी में आती है। ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट है ये 100 पॉइंट्स में से निकाली जाती है, जिस कंट्री के मैक्सिमम पॉइंट होंगे।
जैसे किसी कंट्री के 99 पॉइंट्स हैं तो वो एक फुली मतलब फ्री कंट्री है, ये कह सकते हैं। और जिस कंट्री के 10 पॉइंट्स हैं वो एक फ्री कंट्री नहीं है, ठीक है। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कंट्री में ला दी गई। इसका मेन रीज़न क्या राइटर बताते हैं? इसका मेन रीज़न बताते हैं कि कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे चीज़ें हैं, जैसे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर कैसी है, और इसके अलावा मीडिया का रोल जो है वो किस तरीके का है, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये थिंक टैंक इन्हीं सारे रिपोर्ट्स को लेकर ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। अब जो राइटर कहना चाहते हैं, जनरली मेजरली स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी वजह से ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। और क्यों हुई हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के साथ काफ़ी मतलब मज़ल करती है, कहा गया मतलब काफ़ी हेरा फेरी आप कह सकते हैं एक तरीके से। इस टाइप की चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है मीडिया के साथ, और मीडिया जहाँ डाउनग्रेड हो गया वहाँ पर कई सारे इंडेक्सेस डाउन हो जाते हैं। तो उसी वजह से हमारे इस बार की जो रिपोर्ट है वो कम हुई है। और यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट शटडाउन जो हैं वो कंट्री में बिना किसी पर्टिकुलर वार्निंग के, इसने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया गया है। जो हमारी रिपोर्ट में जो हमारे रैंक कम हुई है उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले किया गया है। देखिए इंटरनेट शटडाउन की हमने पहले भी बात की गई थी, सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि इंटरनेट शटडाउन जम्मू कश्मीर में और दिल्ली के जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से भी ये सब डेटा भी उस थिंक टैंक ने लिया गया है। अब अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राइटर कहना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट इसलिए करती है क्योंकि वो कहते हैं कि डिस्कशन, डिबेट और डिसेंट जो हैं ये डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, बिना इसके डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, ऐसा उनका कहना है। और इस वजह से वो इस रिपोर्ट को नकारते हैं। और उसके खिलाफ इंटरनेट शटडाउन की बात की जाए तो ये भी कहते हैं कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो सिर्फ टेम्पररी है, वो इस इंटरनेट शटडाउन को हर जगह लागू नहीं कर रहे हैं और सिर्फ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ लागू करते हैं। लेकिन राइटर कहना चाहते हैं कि 213 दिन का जो इंटरनेट शटडाउन था जम्मू कश्मीर में, उसको गवर्नमेंट टेम्पररी कह रही है। राइटर ये बात कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 213 दिन जो है उनको वो गवर्नमेंट की नज़रों में टेम्पररी है। तो ये राइटर का यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। तो राइटर एट द एंड यही कहना चाहते हैं कि इस पॉइंट में हमको अपने जो हार्ड वन राइट्स और फ्रीडम है उनको डिफेंड करना है, और हमारी जो वॉइस है उसको रेज़ करना है, ताकि इन सब चीज़ें में जो है हमें गवर्नमेंट सप्रेस ना कर पाए, या गवर्नमेंट हमारे इन सब चीज़ों में अगेंस्ट जा ना पाए। तो ये एक आर्टिकल था। अब एक और यहाँ पर काफ़ी अच्छा आर्टिकल दिया गया है एलपीजी से रिलेटेड। एलपीजी और पेट्रोलियम आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली हेल्थ से रिलेट कर रही है। अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसमें एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे। अब ये योजना कब लॉन्च हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब एलपीजी कनेक्शंस प्रोमिनेंटली क्यों लॉन्च किए गए थे? इसका पहला रीज़न तो था कि कई सारे ऐसे इंडिया में कई सारे ऐसे विलेजेस थे जहाँ पर जो लोग थे वो फायरवुड का यूज़ किया करते थे। अब फायरवुड के यूज़ से क्या होता है, पहले तो पॉल्यूशन बढ़ता है, यानी कार्बन फुटप्रिंट इंडिया का बढ़ेगा। उसके अलावा जो मेजर पार्ट है वो आता है हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि कई सारी वुमेन रूरल इंडिया में इन सब चीज़ों से इफेक्टेड हैं। जैसे पॉल्यूशन होता है जो इनहेल हो जाता है जब वो वुडन यूज़ करती हैं, टिम्बर और फायरवुड खाना पकाने के लिए यूज़ करती हैं, तो उन सब चीज़ों से हेल्थ हज़ार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए 2016 में ये योजना लॉन्च की गई थी, और इसका मेन लक्ष्य था कि ये 8 मिलियन लोगों को, पुअर लोगों को बेसिकली एलपीजी कनेक्शन दें। और ये एलपीजी कनेक्शन देने से वुमेंस की जो है हेल्थ को एनहेंसमेंट होगा, और इसी के साथ इंडोर एयर पोल्यूशन जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। अभी तक बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पहले बहुत कम कनेक्शंस थे, तो अभी की डेट में 85% हाउस होल्ड कनेक्शन हो चुके हैं। और पहले कितने थे? पहले 1/3 कनेक्शंस भी नहीं थे एलपीजी के ऑल ओवर कंट्री। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि 2011 तक 1/3 लोग भी इसको एज अ प्रॉपर फ्यूल यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब मेन डिफरेंस कहाँ जाता है? काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर जो है उनकी रिपोर्ट बताती है कि पेपर्स पे और जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया तब ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो है एलपीजी के रेट्स। आप देख सकते हैं आज की डेट में पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और एलपीजी, उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स इन चीज़ों पे आ भी रहे हैं। तो एलपीजी क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जिन लोगों के पास कनेक्शन अभी अवेलेबल भी हैं
जो पुअर लोग हैं जिनके पास कनेक्शन अवेलेबल भी हैं वो भी अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अफोर्ड के बाहर है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ एलपीजी इज़ नॉट अफोर्डेबल। क्योंकि जनरली होता क्या है गाँव में, जनरली लोग बायोगैस यूज़ करते हैं। जिन लोगों के पास बायोगैस प्लांट नहीं है वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो लोग वुड यूज़ करते हैं या फॉसिल फ्यूल जो है उनको यूज़ किया जाता है। तो लोग अब उसी चीज़ को सस्ता मान रहे हैं और इसीलिए लोग एलपीजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन पे देखा जाए तो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन 2016 से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन आज की डेट में जो रेट्स जो बढ़ चुके हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उसकी वजह से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन और जो मेहनत इतने टाइम से की गई वो थोड़ी वेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, ये राइटर का कहना है। अब सब्सिडाइज एलपीजी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यूनिफॉर्म, ऐसा कहते हैं राइटर। क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए नहीं क्योंकि जो एक सब्सिडाइज पार्ट है वो सेम हो रहा है किसके लिए, जो एक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब डिफरेंस होता है, लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत सब्सिडी अगर उनको दी जाए तो चलता है, और जो हायर मिडिल क्लास और जो रिच लोग हैं उनको सब्सिडी ना दी जाए तब भी चलेगा, क्योंकि वो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस देख सकते हैं सब्सिडी इन सभी क्लास के लोगों के लिए एक जैसी ही है, चाहे जो भी मतलब गवर्नमेंट का सब्सिडाइज सिलेंडर खरीदता है उनके लिए सब्सिडी सेम है। तो राइटर कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी को चेंज होना चाहिए। ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म किया गया इसको चेंज होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना चाहिए कि जिस इंसान को जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बीपीएल में आता है या कोई अंत्योदय में आता है, उसको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिकल कैटेगरी है उस तरीके से ज़्यादा सब्सिडी बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो कंजम्पशन पैटर्न है, जैसे एक फैमिली है वो कंज्यूम करती है एक साल के 12 सब्सिडाइज सिलेंडर, और एक फैमिली जो है वो एक साल के 5 सिलेंडर्स को कंज्यूम करती है। तो ये एक पैटर्न देखा जाएगा सालों में कि किस तरीके से कौन सी फैमिली कितना कंजम्पशन कर रही है, और इस पैटर्न को देखते हुए सब्सिडी का जो है प्रावधान लागू करना चाहिए। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से अलग अलग सब्सिडी के स्लैब्स बनाने चाहिए। अब स्लैब से क्या होता है, वही प्रीवियस ईयर कंजम्पशन वाली बात है कि पहले के सालों में किस फैमिली ने कितना कंज्यूम किया है, और उस हिसाब से अलग अलग स्लैब बना दी गई। जैसे कॉमन स्लैब राशन कार्ड में आपने देखे होंगे, एपीएल होता है, फिर बीपीएल होता है, फिर अंत्योदय होता है। तो एक स्लैब डिज़ाइन किए गए हैं और इस स्लैब की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। सेम राइटर कहते हैं कि एलपीजी के अंदर भी इस टाइप के अलग अलग स्लैब आ जाने चाहिए, और स्लैब अगर आ जाएंगे तो सब्सिडी जो है वो राइट पर्सन पे, यानी सही फैमिली में सही टाइम पे पहुंच पाएगी, रादर देन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके वजह से आज एलपीजी का उस तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। इसके अलावा राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट सही तरीके से किए गए तो जो हेल्थ बर्डन है वो कंट्री का कम हो जाएगा। अब हेल्थ बर्डन कम कैसे होगा, अगर लोग फायरवुड टिम्बर का ही यूज़ करते रहे तो डेफिनेटली वुमेन जो है उनकी हेल्थ बहुत डिग्रेड होगी, और क्योंकि आपको पता है कि जो हेल्थ है वो डिग्रेड होती है तो उससे क्या होता है कि हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता है और कई लोगों की सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर एलपीजी का प्रॉपर यूज़ अगर सब्सिडी के फॉर्म में हो जाता है, इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किए जाए जो हमने स्टेप डिस्कस किए गए थे, तो डेफिनेटली जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सोसाइटी में कम आएंगे, और जितने हेल्थ इश्यूज सोसाइटी में कम आएंगे उतनी जो ज़्यादा हमारी सोसाइटी जो है वो आगे जाके ग्रो करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे, करीब करीब 5 एडिटोरियल्स, और उसके साथ हमने कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करी, और इन एडिटोरियल्स में वही सारे चीज़ें इंक्लूड थी जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स काफ़ी सारे इंक्लूड थे। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको काफ़ी जगह आंसर राइटिंग में, स्पेशली जहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग को क्वालिटेटिव बनाना है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से ही इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको डेली के डेली एडिटोरियल्स और साथ में न्यूज़ डिस्कशन मिलता रहे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी न्यूज़पेपर्स को कम टाइम में पढ़ने का। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।